जय हिंद मेरे साथियों। आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में एनसीईआरटी की साइंस पढ़ेंगे। जी हाँ, अगर इस एनसीईआरटी साइंस की बात करें तो यहाँ पर आज का जो सीरीज है ये क्लास 6 की साइंस होगी, जहाँ पे पहला अध्याय है हमारा भोजन यह कहाँ से आता है। इसी क्रम में हम लोग प्रत्येक अध्याय को पढ़ेंगे, लेकिन प्रत्येक साइंस को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये आप चाहें तो लेसन वार पढ़ सकते हैं या इन तीनों को अलग अलग डिवाइड करके कुछ अलग अलग लेसन में है। फिलहाल ये सीरीज हम अध्याय 1 भोजन कहाँ से आते हैं एनसीईआरटी का सेशन आपके साथ लेकर चलते हैं। ये आने वाली हर परीक्षाओं की रीढ़ की हड्डी है और आप जानते हैं एनसीईआरटी की महत्व क्या और कितना है। अगर आपको सरकारी नौकरी तक का सफ़र पूरा करना है तो आप सभी को एनसीईआरटी से होकर गुजरना होगा। तो आज एनसीईआरटी की सीरीज में अध्याय 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 6 की साइंस में भोजन ये कहाँ से आता है। ये पूरी सीरीज आपको मिलेगी 6 से 12 तक की संपूर्ण साइंस की, लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ, इसकी सीरीज हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है। जी हाँ, संगठक एक सामान्य सा शब्द है। संगठक, इसके बारे में पढ़ते हैं। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम संगठक कहते हैं। आपको इस डायग्राम में एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र के माध्यम से आप देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप पहचान पा रहे हैं। वैसे ये मसालों के चित्र हैं, किसके? मसालों के। लेकिन आप इस वीडियो को कमेंट करके बताइएगा इसमें किस किस मसालों के नाम आप नहीं जानते हैं। जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, ये सब क्या कहलाते हैं? संगठक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे भोजन के स्रोत। ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा, सामने चित्र आपको दिख रहा होगा। उस चित्र के माध्यम से आपको ये बयां करना है कि भोजन के स्रोत क्या है। सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि सर भोजन क्या है? तो भोजन हर जीव के दैनिक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जो भी जीव होते हैं उन्हें क्रियाकलाप करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जीवों को वृद्धि और मरम्मत करने के लिए भी विभिन्न पदार्थों की जरूरत पड़ती है। जीवों को यह ऊर्जा और जरूरी पदार्थ जो है ये भोजन से मिलता है। इसके बाद हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ये कह रहा है भोजन की विविधता। हम विविध प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, अंडे, मक्खन, मिठाई, अन्य चीज़ें आदि। तो भोजन की विविधता हम देख पा रहे हैं कई तरह के हैं। अब भोजन के संगठन को फिर से पढ़ते हैं। जैसे किसी भी पकवान को पकाने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें उस पकवान का संगठक कहते हैं। ऊपर हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया और पढ़ा था हम लोगों ने कि भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम संगठक कहते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक संगठनों की जरूरत पड़ती है। अब चावल, जिसे हम भात कहते हैं, राइस, चावल के लिए कच्चे चावल और पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए चावल के संगठक की अगर हम बात करें तो चावल और पानी है। सब्जी, जिसे आप तरकारी के नाम से जानते हैं, बनाने के लिए सब्जियां, पानी, नमक और मसालों की जरूरत पड़ती है, इसलिए किसी सब्जी के संगठक सब्जियां हो गई, पानी हो गए, नमक और मसाले आदि होंगे। अब जो खाद्य पदार्थ के स्रोत हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मैंने अगर हम यहाँ पे देखें खाद्य पदार्थों के स्रोत के बारे में, अगर हम मन में अपने लाएं तो जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। ये थ्योरी और एमसीक्यू दोनों सीरीज के लिए काफ़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा कर रखिएगा। हम और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि पौधे, इसमें गेहूँ, धान, चावल, सब्जी तथा फल आते हैं। ये खाद्य पदार्थ के स्रोत हैं। जंतुओं की अगर हम बात करें, दूध, अंडा, मांस, घी, दही और पनीर हो गया। चावल की बात करें तो चावल कार्बोहाइड्रेट का उच्च सोर्स है। पूरे भारत में चावल भोजन के रूप में बनाए जाते हैं। आटा, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ इत्यादि को चक्की में पीसकर आटा बनाते हैं। गेहूं को ज़्यादा बारीक पीसने पर मैदा बनती है और कम बारीक पीसने पर सूजी बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इस चीज़ से आप परिचित होंगे। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। आगे है गेहूं, फिर से आपके सामने आ गया है। गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है, खासकर उत्तर भारत में गेहूं की रोटी बनाते हैं, व्हीट से ब्रेड। जौ की बात करें तो जौ गेहूं का ही एक रूप है, इसके आटे से भी रोटी बनाई जाती है। बाजरा,
बाजरा की खेती उत्तर भारत में ज़्यादा की जाती है, इसके आटे की भी रोटी बनाई जाती है। मक्का, मक्का के आटे का उपयोग रोटी बनाने में करते हैं, यह भी ऊर्जा और प्रोटीन का उच्च स्रोत है। अब हम बात करते हैं दाल की तरफ। दाल प्रोटीन का उच्च सोर्स है। ठीक है, दाल से खूब प्रोटीन मिलता है। यह बाजार में कई प्रकार की मिलती है। आइए कुछ प्रमुख दालों के बारे में पढ़ते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे। देखिए, डेली क्लास के लिए क्लास खत्म होने जिसकी पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के। ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल। अब बताइए, क्या इन सभी दालों को आप पहचान रहे हैं? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। हम बात करते हैं भोजन की। जब हम भोजन की बात करते हैं तो आइए हमारे दिमाग में एक बड़ी सी सजी हुई थाली आ जाती है। तो हम देखते हैं पौधे हमारे जीवन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधों के कई भागों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी कभी हम जड़, कभी तना को, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर और तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। कुछ पौधों को दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। हम बात करते हैं भोजन के रूप की। जी हाँ, अगर भोजन के रूप जैसे हमारे मन में आता है तो पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। ये इंपॉर्टेंट है। खाने योग्य भाग, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तना, जड़, फल, पत्ता, फूल आदि। अब हम देखेंगे कुछ चीज़ों को ध्यान से, बारीक से, एक डायग्राम के माध्यम से। अब देखिए, एक चित्र आपके सामने है, पौधों के भाग जो हम खाते हैं। अब बताइए, फल, पौधों के फल में जैसे सेब एग्जाम्पल है। जड़ की बात करें, पत्तियाँ, पुष्प माने पत्ते गोभी, फूल गोभी जिसे आप कहते हैं, आप क्या किस नाम से जानते हैं बताइएगा। बीज, उपजा। तो कहीं न कहीं हम लोग इस तरह से एक पौधों के अलग अलग भाग को खाते हैं। आइए इसको हम लोग पढ़ के थियरी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में, राष्ट्रहित में है। यहाँ पर हम देखते हैं धान के पौधों के बीजों को चावल कहा जाता है। अतः अगर हम बात करें धान के पौधों के बीजों को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार गेहूं के पौधों से हम गेहूं के दाने प्राप्त होते हैं। गेहूं को पीसकर आटा तैयार किया जाता है, जिससे रोटियां बनाई जाती हैं। अर्थात हम गेहूं के बीजों को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। आलू का तना खाया जाता है। आलू का उपयोग सब्जी के रूप में और चिप्स बनाने में होता है। मूली का जड़ खाया जाता है। केला के पौधों का फल खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। केला एक प्रकार का फल है, परंतु केला के पौधों के फूल भी सब्जियां बनाने के काम आता है। लौकी का फल खाया जाता है। उस प्रकार अगर हम देखें तो आम के फलों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आम भी एक फल है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का अचार, देखिए, आम का प्रचार आम जनों के बीच है। आम का जो प्रचार है आम जनों के बीच है। कैसे हुआ, ये बहुत ही रोचक कहानी, जिसका जिक्र आप पंचतंत्र की कहानी जो एनसीईआरटी में वहाँ पे देख सकते हैं। पालक का पत्ता खाया जाता है। पालक के पौधों की पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। अमरूद के पौधों को फल खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग होता है। प्राय सभी फलों के पौधों का फल खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। सीताफल के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। अब जानते हैं अंकुरण क्या होता है। एक हेडिंग है और इस हेडिंग के इर्द गिर्द हम चलेंगे और ये जानेंगे कि अंकुरण क्या होता है। इस चित्र में आप दिख पा रहा होगा कि अंकुरण क्या है। देखिए, एनसीईआरटी के सभी नोट्स के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम एक बीज भ्रूण को जो अनुकूल परिस्थितियों में एक सामान्य पौधा देने में समर्थ हो,
एक नन्हे पौधे का बाहर निकलना और विकसित होना ही अंकुरण कहलाता। मैंने एक बीज भ्रूण का जो अनुकूल परिस्थितियों में एक सामान्य पौधा देने में समर्थ हो, उनके नन्हे पौधों को बाहर निकलना या विकसित होना ही अंकुरण कहलाता है। बीज से शिशु पौधों का उगाना अंकुरण कहलाता है। माने बीज से शिशु पौधों को उगाना अंकुरण कहलाता है। अब डायग्राम में चित्र में देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सामान्यतः आप लोग देखे होंगे, जब एक बीज को नमी युक्त मिट्टी में दबा दिया जाता है तो कुछ दिन बाद उसमें से एक नन्हा पौधा निकलने लगता है। इसी प्रक्रिया को ही अंकुरण कहा जाता है। बीज के अंदर भ्रूण व खाद्य पदार्थ पाया जाता है। बीज का बाह्य आवरण ढका होता है। अगर बीज का भ्रूण जीवित हो, उसे अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए तो बीज का आवरण टूट जाए तो बीज आसानी से अंकुरित हो सकता है। अब अंकुरित क्या है इसको भी देख लेते हैं। अनाज में कई तरह के, अगर अनाज की बात करें तो कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई से भरपूर होता है। एंटी ऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। वहीं इसमें मौजूद लवण शरीर की दूसरी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं। अंकुर बीजों में से एक सफेद रंग के धागे जैसी रचना निकलती है जिसे हम अंकुरित कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अंकुरित। देख रहे हैं ये अंकुरित है। जिसे हम क्या कहते हैं? अंकुरित। अंकुरित कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अंकुरण और अंकुरित दोनों समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार आप देख सकते हैं। अब मकरंद, ये मकरंद क्या होता है इस पर भी हम लोग जानेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती है, जो बाद में शहद बन जाती है। मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। मधुमक्खियाँ कीड़ों की श्रेणी में आती हैं। बहुत सारे देशों में गिरगिट, चींटियों, मेढक, कई अन्य सारे कीड़ों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, गिरगिट, चींटी, मेढक आदि उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी करते हैं, तो आपने जाना है। मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन का शहद रूप हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। आइए देखते हैं हमें जंतुओं से क्या क्या खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जंतु उत्पाद या जानता उत्पाद कहा जाता है। माने जो जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को हम जंतु उत्पाद या जानता उत्पाद कहते हैं। जंतुओं से हमें अनेक तरह के खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, मिठाइयाँ, मछली, मांस, अंडे आदि। जंतुओं को उनसे प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ के लिए पालन किया जाता है। विज्ञान एक विषय है पशुपालन, जिसमें पशुओं के पालन, उसे बेहतर नस्ल, उसकी देखभाल आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें दूध देने वाले पशु, मांस देने वाले पशु और समुद्री खाद्य उत्पाद। ये 3 भागों में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला हमारा है दूध देने वाले पशु। इसका नाम आते ही आपके दिमाग में गाय और भैंस का चित्र अपने आप बन गया होगा। दूध देने वाले पशुओं को दुधारू पशु कहा जाता है। उदाहरण गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि। दूध का पीने में, मक्खन निकालने में, दही बनाने में, घी निकालने में, मिठाई बनाने में, अन्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है। भारत दुनिया में दूध का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। अब बात करते हैं मांस देने वाले पशु। विभिन्न प्रकार के पशुओं में मांस प्राप्त होता है। कुछ जानवर मांस तथा अन्य खाद्य पदार्थों के लिए पालन किया जाता है, जैसे बकरी, भेड़, खरगोश, मुर्गी, मुर्गा आदि। मांस प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। कुछ जंतुओं को मांस के साथ साथ अंडों के लिए भी पालन किया जाता है, जैसे मुर्गी, बत्तख, टर्की। जंतु जिनका पालन अंडों मांस के लिए किया जाता है उन्हें पोल्ट्री बर्ड कहा जाता है। पोल्ट्री बर्ड के पालन का स्थान पोल्ट्री फार्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्दावली भी एनसीईआरटी के लिए महत्वपूर्ण होती है, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी उन शब्दावलियों से ही परिचित हो पाएंगे। हम बढ़ते हैं समुद्री खाद्य उत्पाद की तरफ। इसमें है जल में रहने वाले जीव। मछलियों में हमें मांस प्राप्त होता है। मनुष्य की एक बड़ी आबादी मछली पकड़ कर उन्हें बेचकर जीविकोपार्जन करती है। मछली भोजन के रूप में प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। मछली का पालन मत्स्य पालन कहलाता है। देख रहे हैं मछली पालन। स्रोत के आधार पर
भोजन का वर्गीकरण, जिसमें पहला आपके सामने है शाकाहारी। नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा शाकाहारी क्या है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, जैसे हिरण, गाय, बकरी, खरगोश आदि, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्री को शाकाहारी भोजन कहा जाता है। चावल, गेहूं, सब्जी, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मांसाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं, शेर, बाघ, लोमड़ी आदि, वे मांसाहारी। अब वैसे खाद्य पदार्थ तैयार भोजन जानतो स्रोत से प्राप्त होते हैं को मांसाहारी भोजन कहा जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडा। वैसे व्यक्ति जो जानतो स्रोत से प्राप्त होने वाले भोजन करते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। हालांकि दूध तथा दूध से बने पदार्थ का स्रोत जंतु है, परंतु वे शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाहारी। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, मनुष्य, कौवा, कुत्ता आदि, वे सब सर्वाहारी होते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु दोनों है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक विविधता भी है। आगे हम देखते हैं भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन बहुत ही विविधता है। जानवर जो पौधों तथा जंतु दोनों स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का भोजन करते हैं वे सर्वाहारी या ओमनिवोरस कहलाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चूहे, कौवा। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है या जंतु है कह सकते हैं। इसी के साथ कक्षा 6 का एनसीईआरटी लेसन 1 समाप्त होता है, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। अगले लेसन में हम जल्दी चलेंगे और आगे के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सब लोग जुड़िएगा, जहाँ पर आप टेलीग्राम से जुड़ पाएंगे। इसकी अंग्रेजी और हिंदी में दोनों मीडियम में इसकी जो पीडीएफ एनसीईआरटी की वह ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, जहाँ पे 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी की नोट्स आप वहाँ पर पढ़ पाएंगे, सभी विषयों की। और इसकी पीडीएफ भी आप चाहें तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मैं स्वयं ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर पूरी नोट्स पढ़ता हूँ, पूरी एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में होती है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पहुंचती है। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक करिएगा, वीडियो को सभी लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे तो मैं इसकी अगली पार्ट एक एक करके लेकर आऊँगा। तो इसको हम पहले तो पूरे लेसन को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, फिर इससे विषयवार इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे या तैयार करा देंगे। जैसे कक्षा 6 में तीनों है तो तीनों का अलग अलग, बायो वाला चैप्टर एक तरफ, केमिस्ट्री वाला चैप्टर एक तरफ, फिजिक्स वाला चैप्टर एक तरफ करके पढ़ा देंगे, ताकि आपका जो जिनका बायो क्षेत्र बायो पूरा पढ़ लें, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले 6 से 12 तक केमिस्ट्री, 6 से 12 तक बायो, 6 से 12 तक फिजिक्स, इस तरह से भी पूरा हो जाएगा। लेकिन 6 से लेकर 10 तक की कॉमन साइंस सभी को पढ़नी है, तो कॉमन साइंस पे सब लोग जो है वो पूरा जनरल साइंस जो है उसको पूरा सबको पढ़ना है, इसलिए जनरल साइंस का भी हिस्सा है। आप वीडियो को शेयर करिए, लोगों को पूछिए, आगे अगला लेसन हम इसके बाद पढ़ रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।